हो गया है। त्योहारी सीजन सर पर है। एक बुके आने वाला है जिसमें छुट्टियां ही छुट्टियां हैं। बात छठ और दिवाली की हो रही है, लेकिन बिहार में दिवाली और छठ के मौके पर सरकारी स्कूलों में छुट्टियों को लेकर अभी से संग्राम शुरू हो गया है। दरअसल बिहार सरकार ने टीचर्स और बच्चों का दिल तोड़ते हुए छुट्टियां कम कर दी। छुट्टियां भी कुछ इस कदर कम की गई या काटी गई कि बिहार सरकार पर बेरहम होने के आरोप लग रहे हैं, धार्मिक भेदभाव के आरोप लग रहे हैं। 7 या 8 दिन तक मिलने वाली छुट्टियों को इस तरह से काट छांट कर एडजस्ट किया गया कि इस बार बिहार में दिवाली में सिर्फ 1 दिन और छठ में सिर्फ 3 दिन स्कूल में छुट्टी होगी। नहाए खाए और खरना के दिन स्कूल खुले रहेंगे, जबकि पहले हर साल दिवाली, छोटी दिवाली से लेकर छठ के पारण तक बिहार के स्कूलों में छुट्टी होती थी। जाहिर है ताजा आदेश चुभ रहा है, आराम में खलल भी है और साथ ही साथ आस्था के साथ खिलवाड़ के आरोप भी लग रहे हैं। लिहाजा इसे लेकर शिक्षक संघ ने विरोध शुरू कर दिया है और छुट्टी के आदेश पर संशोधन की मांग कर दी। प्रारंभिक शिक्षक संघ का कहना है कि देश की आजादी के बाद से 2023 तक शिक्षकों की छुट्टी धनतेरस के बाद ही हो जाती थी, लेकिन इस साल पहली बार शिक्षकों को सिर्फ दिवाली के दिन छुट्टी दी गई है। छठ में नहाए खाए और खरना के दिन स्कूल खुले रहेंगे, जो कि ठीक नहीं है। बड़ी संख्या में महिला टीचर छठ की व्रती होती हैं। ऐसे में व्रत करके स्कूल आ पाना, स्कूल चलाना और बच्चों को पढ़ाना क्या मुमकिन हो पाएगा? और छठ में बहुत कठिन व्रत करना होता है, इसलिए सिर्फ शिक्षक संघ ही नहीं बल्कि इस पर सियासत भी गर्मा गई है। छुट्टियों का मसला भले ही स्कूल और शिक्षकों से जुड़ा हो, लेकिन यह सियासत से भी जुड़ता है, क्योंकि शिक्षकों और सियासत का पुराना नाता है। और बात जब छठ पूजा की हो तो इस मामले में हर पार्टी खुलकर बात करना चाहती है। प्रदेश में शिक्षकों की संख्या और 2025 के चुनाव को देखते हुए विपक्ष आस्था के इस मुद्दे पर, भावना से जुड़े इस मुद्दे पर, धर्म से जुड़े इस मुद्दे पर सरकार के विरोध में उतर आया है और इस मामले में लगातार सरकार के विरोध में अपनी आवाज मुखर कर रहा है। आरजेडी और कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर नीतीश सरकार पर और बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता राजेश राठौड़ ने छुट्टी विवाद पर कहा कि बीजेपी खुद को सबसे बड़ा सनातनी बताती है। बिहार में तो छठ पूजा ही सबसे बड़ा त्योहार है। बीजेपी नेताओं को छुट्टी के नियम का विरोध करना चाहिए और यह भी बताना चाहिए आखिर छुट्टियों में कटौती क्यों और किस वजह से की गई है। भाजपा कहती है कि सबसे बड़ा सनातनी है, सबसे बड़ा हिंदूवादी है। सबको पता है कि बिहार वासियों के लिए सबसे बड़ा आस्था और पवित्र का त्योहार छठ व्रत है। 4 दिनों की आवश्यकता होती है, इसलिए सरकार को छठ में कम से कम 4 दिनों की छुट्टी देनी चाहिए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं दिया तो भाजपा को प्रतिकार करना चाहिए, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को प्रतिकार करना चाहिए और राज्य के लोगों के आस्था को ध्यान में रखते हुए छठ व्रत में 4 दिन की छुट्टी करवानी चाहिए। जाहिर है बिहार में चुनाव बहुत करीब है, चंद महीनों का वक्त बचा है, तो फैसले पर सवाल उठाने वाले सवालों का जवाब भी सरकार को देना होगा। जरूरत पड़ी तो उसकी समीक्षा भी करनी पड़ेगी। विरोध को देखते हुए सरकार के तेवर में नरमी भी आ गई है। छुट्टी विवाद पर बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि शिक्षकों की मांग पर विचार करेंगे, जो उचित होगा वो फैसला लिया जाएगा। सर ये है कि 5 तारीख से छठ पर्व की शुरुआत हो रही है, 5 को नहाय खाया है और 6 को खरना है, और आपने जो छुट्टी दी है वो 7 से दी है सर। तो नहीं, वही तो हम कह रहे हैं कि उस पर हम विचार करेंगे। हमें अभी जाने दीजिए और उस पर हम विचार करेंगे अपने पदाधिकारियों से, जो उचित होगा हम लोग करेंगे। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे छुट्टी को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ और क्यों इस पर हंगामा बरपा हुआ है। पिछले साल अपर मुख्य सचिव ने इस पर संशोधन किया। नए अपर मुख्य सचिव ने पुनर्विचार नहीं किया। दिवाली और छठ की छुट्टियों में कटौती कर दी गई। दिवाली में 1 दिन और छठ में सिर्फ 3 दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया। बिहार में 60% महिला टीचर हैं, जो छठ में व्रती भी होती हैं और व्रत में परेशानी हो सकती है, इसलिए शिक्षक संघ नाराज है। लेकिन अब सवाल है, सरकार विचार का आश्वासन दे रही है, लेकिन 2025 के चुनाव के पहले क्या एनडीए सरकार बिहार में इतना बड़ा जोखिम लेगी? क्या शिक्षकों के साथ साथ बिहार की जनसंख्या
जितनी बड़ी है उसमें से मैक्सिमम परिवार में छठ व्रत किया जाता है। इस छठ व्रत के पहले क्या बिहार सरकार किसी तरह का जोखिम लेना चाहेगी? देखने वाली बात होगी इस पर सरकार बिहार की क्या फैसला करती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल सरकार ने इस पर फैसला करने का या फिर विचार करने का आश्वासन तो दिया ही है, लेकिन बिहार से एक और खबर निकली और ईंट से ईंट बजा देने तक की बात कही जा रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान बीजेपी सांसद के एक बयान पर संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने बयान दिया तो तेजस्वी यादव उस बयान के खिलाफ मैदान में कूदे। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर किसी ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो ईंट से ईंट बजा देंगे। तेजस्वी के निशाने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह रहे। तेजस्वी ने नीतीश सरकार को चेतावनी दी और कहा कि जब तक मेरी सांस है मैं बिहार को सांप्रदायिकता की आग में जलने नहीं दूंगा। तेजस्वी के बयान पर गिरिराज सिंह ने पलटवार किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि जब हिंदुओं की धार्मिक जुलूसों को निशाना बनाया जाता है तब तेजस्वी यादव का मुंह नहीं खुलता है। बिहार में छिड़े इस सियासी बवाल पर आरोप प्रत्यारोप की धार तेज हो गई है। बेहतर यह है कि कहें कि ध्रुवीकरण तेज हो गया है। जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव माइनॉरिटी के पक्ष में खड़े नजर आते हैं तो वहीं हिंदू स्वाभिमान निकालने वाले गिरिराज सिंह का स्टैंड तो वैसे भी क्लियर ही रहता है। जरा दोनों नेताओं के बयान हम आपको सुनवाते हैं। हिंदू मुसलमान को जो है किस प्रकार से जो है लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अररिया के सांसद ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है उसका मैं विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारे देश की खूबसूरती है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब लोगों ने कुर्बानी दी है, इस देश को आजाद किया है। इस देश के आजादी में सभी लोगों का योगदान है। मैं बिहार के लोगों से अपील करना चाहता हूं, नफरत की बात नहीं होनी चाहिए बल्कि मुद्दे की बात होनी चाहिए। अब ये चाह रहे दंगा हो जाए, और किसके लिए? बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, रोहिंग्या के लिए। और ये ईंट से ईंट बजा देंगे। वाह, इनसे बड़ा तिस्मार खां तो और कोई है ही नहीं। अरे भाई, आप पिता पुत्र दोनों कहां गए थे? एक साल पहले पिछले दुर्गा पूजा में जब हिंदुओं को फुलवारी शरीफ से निकलना पड़ा था, आपकी जुबान नहीं खुली। अभी दीपावली के अवसर पर जामिया मिलियम हुआ तो आपकी जुबान नहीं खुलती। आपकी जुबान केवल खुलती है ईंट से ईंट बजा देंगे, वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के लिए। और सब तो लगता है हाथ बांध के बैठा हुआ है। ये गलतफहमी नहीं रखना चाहिए। आपको अगर जाना है तो आप दोनों शाम पिता पुत्र जाइए न खानकाह, कौन रोकता है? लेकिन उल्टा सीधा बयान देना बंद कर दीजिए। जाहिर है कुछ महीनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा अभी से सियासी माहौल गर्म नजर आ रहा है। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर आरजेडी पहले से हमलावर है। तेजस्वी के बयान के बाद राजनीति और तेज हो गई है, गर्मा गई है, बयानों में धार तेज हो गया है। सवाल यह है कि क्या वाकई बिहार में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है या पूरा मामला ध्रुवीकरण की कोशिश का है? हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा जब पटना की सड़कों पर इसका मिजाज भांपने निकले तो उन्हें क्या मिला, आइए देखते हैं। बिहार में कौन कर रहा है माहौल खराब? सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि सुशासन वाले नीतीश कुमार के शासन में गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है, आपसी भाईचारे की बात होती है, माहौल अच्छा रखने की बात होती है। मगर पिछले 2-3 दिनों से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के बयान आ रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार में एक बार फिर से कोशिश पोलराइजेशन की है। गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा सीमांचल के इलाके में निकाला। अररिया के सांसद प्रदीप सिंह ने कह दिया कि जो हिंदू होगा, जो अररिया में रहेगा, उसे हिंदू होना पड़ेगा। और इस बयान के बाद और मचा बवाल। तेजस्वी यादव अब सामने आए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि ईंट से ईंट बजा देंगे अगर बिहार में दंगा हुआ और मुसलमान भाइयों के साथ कुछ भी हुआ तो। ये लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जवाब कि आखिर
बिहार में मुसलमान सुरक्षित क्यों नहीं है। तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार इसके लिए जिम्मेदार हैं। जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, चुनाव को लेकर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है और ऐसा माहौल हम हरगिज बनने नहीं देंगे। तेजस्वी यादव ने अपनी दावेदारी की है, बीजेपी के नेताओं की अपनी दावेदारी है और जेडीयू कह रही है, जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि ये दोनों नूरा कुश्ती कर रहे हैं, अपने अपने वोट बैंक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये मुसलमानों को साथ लेना चाहते हैं, वो हिंदू को साथ लेना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के शासन में हिंदू मुसलमान हमेशा साथ साथ रहेंगे। बिहार में हम माहौल बिगड़ने नहीं देंगे। मगर फिलहाल बिहार में माहौल अगर इसी तरीके से बयान आता रहा तो माहौल बिगड़ता रहेगा, क्योंकि नेताओं के बयान का असर कार्यकर्ताओं पर और कार्यकर्ताओं के बयान का असर फिर आम लोगों पर पड़ने लगता है। निरंजन के साथ रजनीश सिन्हा, इंडिया डेली, पटना। अब आपने देखा कि बिहार की सियासत में किस तरह से एक माहौल अभी से तैयार किया जा रहा है। तेजस्वी यादव की बात भी आपने सुन ली, बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का पक्ष भी आपने जान लिया, लेकिन सत्ता के केंद्र में जेडीयू ही है। ऐसे में बिहार में हिंदू मुस्लिम राजनीति और गिरिराज की स्वाभिमान यात्रा पर जेडीयू नेता खालिद अनवर ने क्या कहा है, यह भी सुन लीजिए। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी खालिद अनवर मौजूद हैं। खालिद जी, हिंदू स्वाभिमान यात्रा गिरिराज सिंह की, प्रदीप सिंह का कहना कि हम हिंदू बन के रहना होगा एरिया में। देखिए, एक नूरा कुश्ती चल रही। नूरा कुश्ती क्या होती है? कोई जीतता नहीं उसके अंदर, उसी को कहते हैं नूरा कुश्ती। और उस कुश्ती का विक्टिम कौन है, मजलूम कौन है? वो मुसलमान। एक तरफ प्रदीप जी कह रहे हैं और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं, दोनों नूरा कुश्ती खेल रहे हैं और दोनों चाहते हैं कि पोलराइज करें। लेकिन इन दोनों को मैं साफ साफ ये बात कह देना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार के बिहार में किसी वर्ग के साथ नाइंसाफी या किसी आस्था को आहत करने की कोशिश कोई नहीं कर सकता। तो आपका कहना है कि मुसलमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग? 100% मुसलमानों के खिलाफ, कोई मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है, कोई उनके फेवर में बोल रहा है। न कोई उनका दोस्त है और न कोई दुश्मन है, बस सिर्फ राजनीति हो रही है और नूरा कुश्ती चल रही है कि हम तुम्हारे दुश्मन, हम तुम्हारे हमदर्द, बाकी पोलराइज कर लो, हिंदू मुस्लिम हो जाए। इलेक्शन हिंदू मुस्लिम होने में राष्ट्रीय जनता दल का फायदा है, पोलराइज हो जाता है, फायदा होता है। गिरिराज सिंह की जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकली उस इलाके में, और उन्होंने कहा कि जो अब हम लोग को एकजुट होने की ज़रूरत है, हिंदुओं को जगाने की ज़रूरत है। प्रदीप सिंह का बयान कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो गिरिराज सिंह का जो अपना स्वाभिमान यात्रा था, वो दरअसल पार्टी में गिरती हुई अपनी साख को बचाने के लिए यात्रा की थी। और मुझे खुशी है कि बिहार के सभी समाज ने उनकी इस यात्रा को रिजेक्ट कर दिया। तो अब जब मामला बिहार से जुड़ा हो, चुनाव नजदीक हो, जेडीयू की प्रतिक्रिया आ चुकी है, गिरिराज सिंह का बयान आ चुका है। बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह के बयान पर भाकपा माले अध्यक्ष दीपांकर भट्टाचार्य ने भी पलटवार किया। अब बिहार की सियासत में कम्युनिस्टों का भी थोड़ा बहुत हिस्सा बनता है, इसलिए दीपांकर भट्टाचार्य भी कूदे। उन्होंने कहा कि बीजेपी बिहार में दंगा कराना चाहती है। बिहार जब आगे बढ़ना चाहता है, बिहार जब विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है, वैसे ही समय में गिरिराज जी यात्रा निकाले हुए और लोगों से कह रहे हैं कि त्रिशूल लेके चलो, घरों में त्रिशूल रखो और जब जरूरत पड़े उसका इस्तेमाल करो। आज तक हमने बिहार में किसी नेता को इस तरह के भड़काऊ भाषण देते हुए, नफरत भरे भाषण देते हुए, उत्पात और उन्माद का माहौल बनाते हुए कभी नहीं देखा। हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इसको तोड़ने पर, उत्पात और उन्माद का माहौल बनाने पर, बिहार को बिगाड़ने पर आमादा है। तो हमें सबसे अपील करेंगे कि इन ताकतों को कोई मौका ना मिले बिहार में, जो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिहार को बांटने, बर्बाद करने, आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में नूरा कुश्ती की बात कही जा रही है, लेकिन कुश्ती की बात हुई है तो कुश्ती की खिलाड़ी साक्षी मलिक एक बार फिर से सुर्खियों में। वो अपनी आत्मकथा विटनेस को लेकर इस बार खबरों में है और इसमें उनकी तरफ से कुछ सवाल उठाए गए हैं। अब इसे लेकर हंगामा छिड़ा हुआ है। असल में ये सवाल उन्होंने किसी और पर नहीं, अपने ही बिरादरी की महिला पहलवानों पर उठाए हैं, जिसके बाद इस पर बयानबाजी तेज हो गई है और यहां तक कहा जा रहा है कि साक्षी मलिक अपनी किताब बेचने के लिए पब्लिसिटी स्टंट कर रही हैं। मौका भले किताब का, लेकिन जिस तरह की बातें कही जा रही है या आरोप लगाए जा रहे हैं, वो यकीनन खेल और उसके पीछे की सियासत से पर्दा उठाने वाले हैं। हालांकि इन आरोपों की सच्चाई का पता लगाना
भूसे में सुई ढूंढने जैसा है। एक बहुत पुरानी कहावत है, जो काम नामुमकिन हो उसे भूसे में सुई ढूंढने जैसा बताया जाता है। पूर्व महिला पहलवान साक्षी मलिक और बबीता के बीच की नोकझोंक नई नहीं है। इससे पहले भी जब दिल्ली में पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ आरोप लगाकर प्रदर्शन किया तो बबीता फोगाट ने पहलवानों की नीयत पर सवाल उठाए थे। अब एक बार फिर साक्षी मलिक ने अपने हालिया इंटरव्यू में बबीता फोगाट पर गंभीर आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने कहा कि बबीता ने पहलवान आंदोलन के दौरान अपने साथी पहलवानों को धोखा दिया। साक्षी ने आरोप लगाया कि बबीता खुद भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष बनने की ख्वाहिश रखती थी और इसलिए उन्होंने पहलवानों को विरोध प्रदर्शन के लिए उकसाया। साक्षी ने अपने आरोपों में कहा कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की वजह से किसानों का आंदोलन कमजोर हुआ। उनका कहना था कि बबीता ने प्रदर्शन को समर्थन देने में बीजेपी नेताओं तीरथ राणा और बबीता फोगाट का नाम लिया। साक्षी मलिक के इस तरह से लगाए गए इन आरोपों पर बबीता फोगाट ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साक्षी मलिक पर तंज कसते हुए कहा कि खुद के किरदार से जगमगाओगे उधार की रोशनी कब तक चलेगी। बबीता ने यह भी कहा कि साक्षी अपनी किताब बेचने के चक्कर में अपने ईमान को बेच रही हैं। यानी मामला अब जुबानी जंग से कहीं दूर आगे निकल चुका है। इस जुबानी जंग में सिर्फ बबीता फोगाट ही नहीं, बबीता के पिता महावीर फोगाट भी एंट्री ले चुके हैं। महावीर फोगाट ने भी साक्षी पर आरोप लगाया कि वो प्रियंका गांधी और दीपेंद्र हुड्डा के इशारे पर बोल रही हैं। उन्होंने कहा कि पहलवानों के धरना प्रदर्शन में उन्होंने भी भाग लिया था और ये सब यानी कि ये जो प्रदर्शन किया गया खासकर बबीता फोगाट की तरफ से, ये सब राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया गया। इस पूरे मामले में आरोप प्रत्यारोप की एक बहुत लंबी कड़ी चल पड़ी है, जिससे भारतीय कुश्ती जगत में खासी हलचल मची हुई है। साक्षी और बबीता के बीच का विवाद न केवल उनके व्यक्तिगत रिश्तों पर असर डाल रहा है, इसे डेंट कर रहा है, बल्कि इसे कुश्ती समुदाय में भी अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। जाहिर सी बात है कि इस विवाद का कोई ठीक असर तो कुश्ती के समुदाय पर नहीं जाएगा। दिल्ली में महिला पहलवानों का जो आंदोलन हुआ उसमें केंद्र में तब के कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह थे, जिन पर महिला पहलवानों ने काफी गंभीर आरोप लगाए थे और ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। लेकिन अब एक बार फिर साक्षी के बयान के बाद WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह मुखर हो रहे हैं। वो कहते हैं कि सारे आरोप बेबुनियाद थे, साथ ही आंदोलन की नीयत को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। हालांकि जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो उन्होंने इसे सियासी रंग देने की कोशिश की, यहां तक कि विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने पर भी सवाल उठाए। लेकिन साक्षी मलिक के बयान पर उन्होंने कुछ ज्यादा बोलने से इनकार कर दिया है। देखते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया आई है। तरीके से आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि भाजपा की जो बबीता फोगाट उसके पीछे थी, जो वहां पर खिलाड़ियों का प्रदर्शन चला, तो क्या कहेंगे आप? उस पर नो कमेंट है हमारा, उस पर हम बोलना नहीं चाहते। किसी भी जो उन्होंने विनेश फोगाट नहीं, उनके किसी विषय पर मुझे बोलना नहीं है। जो मुझे बोलना है मैं कोर्ट में बोलूंगा, अब कोर्ट का केस जब समाप्त हो जाएगा तब बोलूंगा। अभी उस पर कुछ नहीं बोलना है। आपने कहा था वही है वही जो राम रच रखा, तो उसी का इंतजार तो कर रहे हैं, वही है वही जो राम रच रखा। बजरंगबली अब हो तो रहा है, बजरंगबली अब हो तो रहा है। अब आगे जब समय आएगा तो बोला जाएगा। अभी क्या बोले, अब बोल रहे हैं लोग, वही लोग बोले, हमारा बोलना उचित नहीं है। ट्रायल को लेकर भी उन्होंने कहा कि जो ट्रायल नहीं हुआ यह गलत हुआ। अब साक्षी मलिक की बात मान रहे हैं। अब जाने दीजिए, हम तो सब पहले ही कह चुके थे कि ट्रायल में अब हम हमारे मुंह में शब्द मत डालिए। हम इस कुश्ती के विषय पर नहीं बोलना चाहते। तो बृजभूषण सिंह जानते हैं कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है और बहुत स्मार्टली इस पूरे मामले को वो टाल गए, लेकिन बहुत बारीकी नजर उनकी भी बनी हुई है। आइए बात करते हैं अगली खबर की। ब्रिक्स में बॉस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर हैं, कजान में हैं। यहां ब्रिक्स देशों के 16वें सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। बुधवार को पीएम ने कजान में ब्रिक्स समिट को संबोधित किया, लेकिन आज के दिन का सबसे ज्यादा इंतजार था जब पीएम मोदी की पड़ोसी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई। इस दौरान तस्वीरें भी सामने आई जिसमें पुतिन, जिनपिंग, मोदी साथ नजर आए। माहौल एकदम खुला खुला नजर आया। जो टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं, जिसमें पीएम मोदी और जिनपिंग एक दूसरे के साथ हैं, साथ में पुतिन भी हैं।
काफी हल्के फुल्के अंदाज में नजर आ रहे हैं। माहौल खुशनुमा दिख रहा है। बीच में रूसी राष्ट्रपति को आप देख सकते हैं। पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात की बात करते हैं। पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात 2 साल के बाद इस अंदाज में हो रही है। इससे पहले पिछले साल जब जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था तो जिनपिंग और पीएम मोदी मिले थे, मगर तब यह औपचारिकता सिर्फ हाथ मिलाने तक की थी। इसके पहले इंडोनेशिया में दोनों देशों में G20 सम्मेलन के दौरान एक औपचारिक मुलाकात हुई थी, लेकिन जिस बायलैटरल टॉक यानी कि द्विपक्षीय बातचीत का इंतजार किया जा रहा था, वो 5 साल के बाद रूस की जमीन पर कजान शहर में हुई है। और इसके पीछे एक सोर्सेज के हवाले से खबर मिलती है। अंदर की खबर यह है कि पुतिन का बड़ा हाथ है। पुतिन चाहते हैं कि भारत और चीन के बीच में जो बर्फ जमी हुई है उसे पिघलाया जाए और अमेरिका के ऊपर दबाव बढ़ाया जाए। इसलिए इस मुलाकात के पीछे पुतिन के प्रयास को काफी हद तक बताया जा रहा है। बहरहाल ब्रिक्स की बैठक के बाद पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसमें पीएम मोदी ने कहा कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व हमारे लोगों के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक शांति के लिए, स्थिरता के लिए और विकास के लिए बहुत अहम है। सीमा पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बात करेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय मुलाकात हुई। इस संबंध में पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर भी मैसेज लिखा। उन्होंने लिखा, कजान ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। भारत चीन संबंध हमारे देशों के लोगों और क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता द्विपक्षीय संबंधों का मार्गदर्शन करेगी। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय मुलाकात की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है और खासकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनपिंग और पुतिन की तिकड़ी एक मंच पर मौजूद हो तो इसकी चर्चा होना लाजमी भी है। ब्रिक्स के सभी देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। भारत में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को तेजी से बढ़ाने के लिए हमने गति शक्ति पोर्टल बनाया है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए इंटीग्रेटेड प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में मदद मिली है और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई है। हमारे अनुभव आप सभी के साथ साझा करने में हमें खुशी होगी। फ्रेंड्स, ब्रिक्स देशों के बीच फाइनेंशियल इंटीग्रेशन बढ़ाने के लिए प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। एलएसी पर क्या समझौता हुआ है दोनों देशों के बीच में जिसका पीएम मोदी स्वागत कर रहे हैं, जल्दी से वो आपको बता देते हैं। देपसांग और डेमचोक से पीछे हटेंगी दोनों देशों की सेनाएं। एलएसी पर 2020 से पहले वाली स्थिति में वापस दोनों देशों की सेनाएं लौटेंगी और पेट्रोलिंग भी ठीक उसी तरह से होगी जैसे 2020 के पहले हुआ करती थी। दोनों सेनाएं पुराने पेट्रोलिंग पॉइंट तक जा सकेंगी। अब दोनों सेनाएं एक दूसरे का रास्ता नहीं रोकेंगी। पिछले कई हफ्तों से भारत चीन में राजनयिक वार्ता जारी रही है और सेना के डिसएंगेजमेंट की दिशा में यह एक अहम कदम है जिसका प्रधानमंत्री ने भी स्वागत किया है। लेकिन जिनपिंग, पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात ग्लोबल साउथ को लेकर कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी अहमियत आप इसी से समझ सकते हैं कि एक तरह से ब्रिक्स सम्मेलन को अभी से बदनाम करने का एक एजेंडा इंटरनेशनल मंच पर चलाया जा रहा है कि कहीं ये वाला हिस्सा यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से ये जो तिकड़ी बनी हुई है या फिर ये ब्रिक्स